हेलो फ्रेंड्स। एसआरजे लाइव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एमपी जीके के संबंध में। देखिए, आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी का बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम हमारे सामने है और इसके लिए हम सबसे पहले एमपी जीके जो है इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न या फिर जो हमारे एमसीक्यू होते हैं इनको साथ में कवर करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मालवा में स्वर्ण युग का आरंभ किस शासक के शासनकाल को माना जाता है? राजा भोज, वाकपति मुंज, मिहिर भोज और धारावर्ष। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं मालवा में स्वर्ण युग का आरंभ जो है वो वाकपति मुंज के शासनकाल से माना जाता है। इस कारण से हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगर यही हम बात करेंगे कि मालवा का सबसे प्रतापी वंश कौन सा रहा, तो वंश रहा परमार वंश और ये वही परमार वंश है जिसके राजा रहे वाकपति मुंज और राजा भोज। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भोपाल में सभा मंडल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नन्नुक, कोक्कल, बैरी सिंह द्वितीय और शालमली। देखिए, जब हम बात करते हैं सभा मंडल मंदिर की, तो ये जो सभा मंडल मंदिर है ये रानी शालमली के द्वारा बनाया गया, जो कि राजा उदयादित्य की पत्नी थी। आगे बढ़ते हैं। धार के किले में क्या स्थित है? कालका मंदिर, खरबूजा महल, निम्न में से कोई नहीं, उपयुक्त दोनों। देखिए, धार के किले की अगर हम बात करें तो धार का किला जो है इसके अंदर उपयुक्त दोनों उपलब्ध है। कालका मंदिर भी दिखाई देता है और खरबूजा महल भी हमको दिखाई देता है। और धार का किला कहाँ होगा, तो नाम अनुसार धार पर यह स्थित है। तोमर वंश की स्थापना किसने की? जैसे हम जब भी तोमर वंश की बात करेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत ग्वालियर आना चाहिए, क्योंकि तोमर वंश जो है वह मुख्य रूप से ग्वालियर से संबंधित रहा है। और मध्य प्रदेश में तोमर वंश की स्थापना राजा वीर सिंह देव के द्वारा की गई। राजा वीर सिंह देव तोमर के द्वारा तोमर वंश की स्थापना की गई। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ ऑप्शन है मानसिंह तोमर, तेजोरत्तम, भूप मुनि और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो राजा वीर सिंह देव इसका सही आंसर है और राजा वीर सिंह देव को ही तेजोरत्तम कहा जाता था अपनी वीरता के कारण। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजा मानसिंह तोमर की यदि हम बात करें तो राजा मानसिंह तोमर जो है यह भी तोमर वंश से रहे हैं। अगर हम भूप मुनि की बात करें, यहाँ पे पा होना चाहिए, भूप मुनि की बात करें तो इनका संबंध जो है वह भी तोमर वंश से ही रहा है। नेक्स्ट, अकबर का अंतिम विजय अभियान था। अगर हम बात करें अकबर के अंतिम विजय अभियान की तो यह 1561 में हुआ था। ऑप्शन देखिए, असीरगढ़ का किला, मांडवगढ़, इंदौर और मंडला। अगर हम अकबर की बात करेंगे तो इसका सही आंसर है असीरगढ़ का किला, जो कि जिला बुरहानपुर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मांडवगढ़ की बात करें तो मांडवगढ़ जो है वह जिला धार से संबंधित है। इंदौर की अगर हम बात करें तो अकबर का कुछ खास संबंध जो है वो इंदौर से नहीं रहा है। गढ़ मंडला से अकबर का संबंध रहा है, क्योंकि अकबर के समकालीन थी रानी दुर्गावती, जो कि गढ़ मंडला पर शासन किया करती थी और अकबर ने रानी दुर्गावती पर कई बार आक्रमण करवाए थे। मध्य प्रदेश में बुंदेला वंश की राजधानी थी। टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी और ओरछा। देखिए, जब भी हम बुंदेला वंश की राजधानी की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के क्षेत्र पे जो बुंदेला वंश की राजधानी थी वो था हमारा ऑप्शन नंबर डी ओरछा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। जहांगीर के कहने पर किसने अबुल फजल की हत्या की थी? देखिए, जहांगीर जो रहे हैं ना, अगर हम इनकी बात करें तो जहांगीर जो रहे हैं वो अकबर के बेटे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए रुद्र प्रताप सिंह, जुझार सिंह, वीर सिंह देव और हरदौल। तो ये जितने भी व्यक्तियों का नाम अभी मेरे द्वारा लिया गया, ये सारे ही जो है ये बुंदेला वंश के शासक रहे हैं। तो अगर हम बात करेंगे जहांगीर की, तो जहांगीर के बहुत अच्छे मित्र थे वीर सिंह देव जी,
तो वीर सिंह देव के द्वारा अबुल फजल की हत्या कर दी गई। अबुल फजल की अगर हम बात करें तो अबुल फजल, ये का नहीं होगा, ये फा होगा, है ना। तो अगर अगर हम अबुल फजल जी की बात करते हैं तो ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर के 9 रत्नों में से ये एक थे। और वहीं अगर हम बात करें बुंदेला वंश की, तो बुंदेला वंश की स्थापना रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला के द्वारा करवाई गई। इसके बाद आते हैं वीर सिंह देव बुंदेला। और वीर सिंह देव बुंदेला के दो बेटे, पहले का नाम है जुझार सिंह और दूसरे का नाम है हरदौल। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मध्य प्रदेश में बघेलखंड की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बघेलखंड की अगर हम बात करें तो ये वो वाला क्षेत्र है जिसमें रीवा, सतना वगैरह लगता है। वीर भानु, रामचंद्र देव, शेर शाह और भीमल देव। तो अगर हम बघेलखंड की बात करें तो बघेलखंड की स्थापना भीमल देव और विसल देव, भीमल देव और बीसल देव के द्वारा, दो भाई थे ये, इन दोनों भाइयों के द्वारा जो है इस पूरे बुंदेलखंड की स्थापना की गई। वही बुंदेलखंड के सबसे प्रतापी राजा की बात करेंगे तो आंसर होगा राजा रामचंद्र देव। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। बघेलखंड राज्य के राजा जो कि अकबर के समकालीन थे, वीर सिंह देव, अनूप सिंह, राजा रामचंद्र देव और गुलाब सिंह। तो आंसर होगा राजा रामचंद्र देव। राजा रामचंद्र देव अकबर के समकालीन थे और इन्हें ही रीवा का महाराज भी कहा जाता था। तो रीवा का महाराज जो है इन्हें कहा जाता था। साथ में इनके दरबार पर ही तानसेन रहा करते थे। तो तानसेन किसके दरबार पे थे? तो राजा रामचंद्र देव के दरबार पे थे। राजा रामचंद्र देव के दरबार से तानसेन को बुलाने के लिए अकबर ने अपनी सेना से जलाल खान फोरची को भेजा था और उसके बाद तानसेन जो है वह अकबर के दरबार में चले गए। परंतु तानसेन को जो तानसेन नाम दिया गया वो राजा रामचंद्र देव के द्वारा दिया गया। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाब सागर बांध का निर्माण किस जिले में किया गया? गुलाब सागर बांध की अगर हम बात करें तो गुलाब सागर जो बांध है इस बांध का निर्माण सीधी जिले में किया गया था और बघेल राजाओं के द्वारा यह निर्माण किया गया। मध्य प्रदेश में मिलने वाला सफेद बाघ, मतलब मध्य प्रदेश में मिलने वाला पहला सफेद बाघ जो था वह कौन था? इसका नाम क्या था? गोविंद, राम मोहन, मोहन और शेरा। इसका नाम था मोहन। और इसे किसने पकड़ा? तो इसे पकड़ा राजा मार्तंड सिंह के द्वारा, जो कि रीवा के महाराज रहे थे, बघेल राजाओं में से एक रहे हैं। गोड़ वंश की सर्वाधिक प्रतापी शासक कौन थे? तो गोड़ वंश के सबसे प्रतापी शासक यादव राव, संग्राम शाह, दलपत शाह और रघुराज शाह। देखिए अगर हम गोड़ वंश की बात करें तो गोड़ वंश की स्थापना यादव राव के द्वारा करवाई गई। इन्होंने जबलपुर के गढ़कटंगा में गोड़ वंश की स्थापना की। ये सूचना हमको मिलती है रामनगर मंडला के अभिलेख से कि जबलपुर में जो यादव राव है इनके द्वारा गोड़ वंश की स्थापना की गई। वहीं गोड़ वंश के सबसे प्रतापी शासक राजा संग्राम शाह मडावी थे। इनके समय में गोड़ वंश में 52 गढ़ हुआ करते थे और ये जो है ये वही शासक रहे हैं। और इनके बेटे जो रहे वो रहे दलपत शाह, और दलपत शाह जो है इनका विवाह हुआ रानी दुर्गावती के साथ में। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। रानी दुर्गावती के संबंध में मिलान कीजिए। पुत्र, पति, सेनापति और युद्ध। देखिए रानी दुर्गावती की अगर हम बात करें तो इनके पिता का नाम जो है वह राजा कीर्ति सिंह चंदेल है। वहीं इनके पति का नाम अगर हम बात करें तो इनके पति जो है वो दलपत शाह जी हैं। अगर हम इनके पुत्र की बात करें तो इनके बेटे का नाम वीर नारायण था। इनके सेनापति का नाम आधार सिंह था और इनका युद्ध जो है वो अकबर के साथ हुआ था। परंतु अकबर की तरफ से जिस व्यक्ति ने युद्ध किया वो था आरशफ खान। तो हमारा आंसर होगा 4-3-2-1। 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मालवा का सबसे शक्तिशाली वंश कौन सा था?
तो इसका सही आंसर है, साफ साफ दिख रहा है आपको, परमार वंश जो है वह मालवा का सबसे शक्तिशाली वंश रहा है। और ये वही परमार वंश रहा है जो राजा भोज से संबंधित है। परमार वंश की स्थापना उपेंद्र राज या फिर कृष्ण राज या फिर सियक के द्वारा की गई थी। ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, उपेंद्र राज, कृष्ण राज या फिर शियक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दौला सराय की संधि हुई थी। दौरा सराय की अगर हम संधि की बात करें तो यह संधि किनके मध्य हुई थी? आपको पता होना चाहिए कि ये वो संधि है जिसके तहत मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, जो नर्मदा और यमुना का क्षेत्र था, यह मराठाओं में बांटा गया। तो यह संधि जो है वह मुगलों और मराठाओं के मध्य हुई थी। यह संधि मुख्य रूप से हैदराबाद के निजाम और मराठा शासक बाजीराव के बीच में हुई थी, बाजीराव प्रथम के बीच में हुई थी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मल्हार राव होलकर जी की समाधि कहां पर स्थित है? मल्हार राव होलकर की समाधि जो है वह भिंड में है। भिंड के लाहार क्षेत्र में इनकी समाधि स्थित है। अगर हम भिंड की बात करें तो भिंड में ही गोहद नाम की एक जगह आती है और यहाँ पे मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नर्मदा नदी पर स्थित सबसे बड़ा घाट कौन सा है? देखिए, नर्मदा नदी की अगर हम बात करें तो यह जो है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से निकलती है और अनूपपुर जिले के यह अमरकंटक से निकलती है। वही नर्मदा कुल 13-12 किलोमीटर बहती है, जिसमें से यह 1077 किलोमीटर जो है वह मध्य प्रदेश में बहती है। वही अगर हम बात करें नर्मदा नदी पर सबसे बड़े घाट की तो ये है अहिल्या घाट, जो कि महेश्वर में स्थित है और जिला होगा हमारा खरगोन। और अगर हम अहिल्या घाट की बात करें तो, और अगर हम महेश्वर की बात करें तो महेश्वर ये वही है जो कि रानी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी रहा है, महेश्वर। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का नेपोलियन कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का नेपोलियन कहा जाता है राजा यशवंत राव होलकर को। वहीं अगर हम बात करें भारत का नेपोलियन तो इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें राजा कर्ण की तो राजा कर्ण को कहा जाता है हिंद का नेपोलियन। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। भोपाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भोपाल की स्थापना की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर है राजा भोज के द्वारा भोपाल की स्थापना की गई। पर अगर यहाँ पे भोपाल रियासत लिखा हो कि भोपाल रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो यहाँ हमारा आंसर बदलेगा और इसका आंसर होगा दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा जो है वह भोपाल रियासत की स्थापना की गई। दोस्त मोहम्मद खान ने स्वतंत्र भोपाल रियासत की स्थापना की और इसने अपनी राजधानी किसे बनाया? राजगढ़, बैरागढ़, बुरहानपुर और इस्लाम नगर। तो दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा अपनी राजधानी बनाया गया इस्लाम नगर को। इस्लाम नगर का नाम बदलकर दोस्त मोहम्मद खान ने इसका नाम जगदीशपुर से बदलकर इस्लाम नगर रखा था। भोपाल का पहला नवाब कौन था? देखिए, दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल की स्थापना तो कर दी, रियासत की राजधानी भी परिवर्तित कर दी, राजधानी का नाम जगदीशपुर से बदलकर इस्लाम नगर कर दिया, पर वह पहला नवाब नहीं बना। तो दोस्त मोहम्मद खान के बाद की अगर हम बात करें कि भोपाल का पहला नवाब कौन था, तो वो था यार मोहम्मद खान, जो कि खुद दोस्त मोहम्मद खान का बेटा था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में कृषि व पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर होगा आदमगढ़, जिला लगेगा हमारा होशंगाबाद। यहाँ से भारत में कृषि के और पशुपालन दोनों के ही साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पशु की अगर हम बात करें तो मानव के द्वारा पहला पाला गया जो पशु था वो था कुत्ता अर्थात डॉग। और इसके साथ में जो समाधान मिले हैं, मतलब मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के जो साक्ष्य मिले हैं वो भी हमको आदमगढ़ होशंगाबाद से प्राप्त हुए हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। रायसेन जिले में स्थित सांची का प्राचीन नाम क्या है? तो सांची का प्राचीन नाम देखिए, ऑप्शन है काकनाद बाद, टुंडीकेर, वेदिशगिरी और सोत्तीवती।
अगर हम सांची की बात करें तो सांची को वेदिश गिरी के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। शुंग वंश के वंशज किस स्थान से संबंधित थे? तो शुंग वंश के वंशज की अगर हम बात करें तो ये उज्जैन से संबंधित है। वहीं शुंग वंश ने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया था। शुंग वंश की स्थापना राजा पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। तो राजा पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। भारत में सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य एरण अभिलेख मध्य प्रदेश के किस जिले से मिलता है? तो देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन कवर होते हैं। पहला, एरण अभिलेख कहाँ से मिलता है। दूसरा क्वेश्चन कि भारत में सती प्रथा के सबसे जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ से मिले, तो वो मिले हैं एरण अभिलेख से। जिला होगा हमारा सागर। इस एरण अभिलेख को किसने बनवाया? तो इसका निर्माण भानुगुप्त के द्वारा करवाया गया। और जो भानुगुप्त हैं ये राजा समुद्रगुप्त के सेनापति रहे थे। तो राजा समुद्रगुप्त के सेनापति भानुगुप्त के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इस कारण से इसे भानुगुप्त अभिलेख भी कहा जाता है। जबलपुर के भेड़ाघाट स्थित 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किस कलचुरी शासक ने करवाया? देखिए 64 योगिनी मंदिर की अगर हम बात करें तो हमको 3 से 4 64 योगिनी मंदिर देखने के लिए मिलते हैं। पहला 64 योगिनी मंदिर जो जबलपुर पे है, दूसरा 64 योगिनी मंदिर जो मुरैना में है, और तीसरा 64 योगिनी मंदिर जो कि खजुराहो में स्थित है। तो यहाँ बात हो रही है जबलपुर के 64 योगिनी मंदिर की। तो इसका निर्माण राजा युवराज देव प्रथम के द्वारा करवाया गया, जो कि कलचुरी वंश के शासक रहे। और कलचुरी वंश की स्थापना कोक्कल के द्वारा करवाई गई। और यह वंश त्रिपुरी का कलचुरी वंश था जिसके ये शासक रहे। युवराज देव प्रथम के समय में इनके राजकवि थे राजशेखर। और राजशेखर के द्वारा एक किताब लिखी गई जिसका नाम है विदशाल भंजिका। और विदशाल भंजिका में युवराज देव प्रथम को उज्जयिनी भुजंग कहा गया। उज्जयिनी भुजंग मतलब उज्जैन की रक्षा करने वाला सर्प कहा गया। मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत की स्थापना किसने की? देखिए अगर हम बात करें मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत मतलब स्वतंत्र मुस्लिम सत्ता की स्थापना किसने की, तो इसका आंसर है दिलावर खान। और दिलावर खान के ही आगे वंशज रहे होशंग शाह गौरी, जिनकी समाधि हमको मध्य प्रदेश के धार मांडू में दिखाई पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां सही होगा। 1737 ईस्वी में भोपाल के युद्ध में पेशवा बाजीराव और हैदराबाद के निजाम के मध्य कौन सी संधि हुई थी? ये क्वेश्चन हमने अभी पहले देखा, दौरा सराय की संधि, ऑप्शन नंबर डी। सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे? अगर हम बात करें सिंधिया वंश की तो सिंधिया वंश के संस्थापक रहे हैं रणोजी सिंधिया। हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भोपाल की प्रथम महिला शासिका कुदसिया बेगम ने किस मस्जिद का निर्माण करवाया? तो कुदसिया बेगम जो रही है इनके द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। वहीं जब हम बात करेंगे ताजुल मस्जिद की तो इसका निर्माण शाहजहां बेगम के द्वारा करवाया गया। शाहजहां बेगम के द्वारा इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया। छतरपुर जिले में उर्मिल नदी के तट पर चरण पादुका नरसंहार कब हुआ? देखिए चरण पादुका नरसंहार जो है वो छतरपुर जिले में हुआ, उर्मिल नदी के तट पर हुआ। कब किया गया? तो ये हुआ था 14 जनवरी वर्ष 1921 पर। छतरपुर जिले के चरण पादुका मैदान पर उर्मिल नदी के तट पर आम लोगों की आम सभा चल रही थी। और इस आम सभा में अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत सारे रणनीति बनाई जा रही थी कि कैसे हमारे देश को आजाद किया जाए। और ऐसे में जनरल फिशर के द्वारा जो है यहाँ पर अनियंत्रित रूप से बिना किसी पूर्व सूचना के गोलियां चलाई गई। और इस कारण से इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला भी कहा जाता है। जिस प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड में लोगों की हत्याएं की गई, वैसे ही यहाँ पर चरण पादुका नरसंहार में लोगों की हत्याएं की गई। इस कारण से इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है, एंड होती है। अगली क्लास में हम आपसे मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने बहुत सारे अच्छे दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए।
जिससे आने वाले एग्जाम में उन्हें भी बहुत ज्यादा मदद मिल सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।